अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 10 को। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टॉर्क और उसकी कंडीशंस और इक्विलिब्रियम और उसकी कंडीशंस को डिस्कस किया था। टॉर्क को डिटेल में डिस्कस किया था और उसके बाद इक्विलिब्रियम, उसकी जो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक, डायनामिक, और डायनामिक की मजीद दो टाइप्स थी, डायनामिक ट्रांसलेशनल, डायनामिक रोटेशनल। और उसके बाद फिर हमने इसकी कंडीशंस, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसके बाद इन दी एंड एक ओवरव्यू करने के लिए, समराइज करने के लिए हम लोगों ने डायग्राम्स के जरिए इनको प्रूव किया था। ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने टॉर्क और इक्विलिब्रियम को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि थॉरोली डिस्कस कर लिया हो या बस जस्ट मैंने आपको पॉइंट्स दिखा दिए हो, डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेस्ट एंड मोशन। किसी बोर्ड में रेस्ट एंड मोशन जिस चैप्टर में होता है उस चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स होता है। किसी बोर्ड में जिस चैप्टर में ये टॉपिक्स होते हैं, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, है ना। और किसी बोर्ड्स के अंदर इस वाले चैप्टर का नाम फोर्स एंड मोशन होता है। ठीक है ना। तो अब आपकी मर्जी है, आप जिस बोर्ड से आपका ताल्लुक है, चैप्टर का नाम आपके बोर्ड के अंदर जो भी हो, आपकी बुक में जो भी हो, हम टॉपिक्स को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, हम टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं। तो इस वजह से आपको पता है मैं चैप्टर्स के नेम नहीं लिख रहा, क्योंकि हमारे पास मिक्स स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो हर बोर्ड के अंदर, यानी कि डिफरेंट बुक्स के अंदर, हमारे जो यूनिट्स के नेम्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है। अब अगर ये आपके बोर्ड में इस वाले चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स होगा तो आप काइनेमेटिक्स की हेडिंग लिख दिएगा, यूनिट हमारा स्टार्ट हो रहा है काइनेमेटिक्स। अदरवाइज बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर ऐसा भी होता है कि ये वेक्टर्स और ये फोर्सेस वाला जो चैप्टर होता है वो मर्ज होता है, तो उसी चैप्टर में आ जाता है। और अदरवाइज फिर ये चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट भी होता है, जैसे पंजाब बोर्ड है तो उसमें जो है वो इस चैप्टर का बिल्कुल डिफरेंट नाम है, फोर्स एंड मोशन करके, चैप्टर ही बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना। मतलब सेपरेट है, डिफरेंट नहीं, सेपरेट चैप्टर है। रेस्ट एंड मोशन, दो स्टेट्स हैं बॉडी की। बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट में होना, बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन में होना। कैसे पता चलता है? बॉडी की सराउंडिंग से पता चलता है। ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से मुस्तकिल अपनी पोजीशन को चेंज किए जा रहा है तो इसका मतलब वो मोशन में होता है। ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सराउंडिंग्स में आपको जो विजिबल चीज नजर आ रही है वो बोर्ड है, ये बोर्ड है। वैसे मेरी सराउंडिंग्स में पूरी क्लासरूम है, इसमें चेयर्स रखी हुई है, इसमें जो है वो फैंस लगे हुए हैं, इसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको जो विजिबल है फिलहाल वो क्या है? बोर्ड। अब आपको पता है मेरी सराउंडिंग में आपको जो विजिबल चीज है वो बोर्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इस सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, एक ही जगह पे खड़ा हूं, आपको नजर आ रहा है कि मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं? नहीं कर रहा। तो आप बोलेंगे कि क्योंकि मैं अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो मैं रेस्ट में हूं। और अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू करूं, जैसे ये बोर्ड है, इसके मुताबिक देखो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स तो मैं कहूंगा मैं स्टेट ऑफ मोशन में हूं। ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन का किससे पता चलता है? सराउंडिंग से पता चलता है, या कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, ऑब्जर्वर से पता चलता है। ठीक है ना। मतलब आप ये सोचें कि अगर आपके आसपास कोई सराउंडिंग नहीं है, मतलब आपके आसपास कुछ भी नहीं है स्पेस में फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप स्पेस में हो, दूर दूर तक आपको आपके आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो, तो आप नहीं बता सकते कि आप मूव कर रहे हैं या आप रेस्ट में। आप नहीं बता सकते। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वो मोशन में है, इसका हमें उसकी सराउंडिंग से ही पता चलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो यहां पर इस बात को लिख देते हैं। एन ऑब्जेक्ट, या इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज its position, does not change its position with respect to the surroundings. सराउंडिंग्स को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं।
सराउंडिंग्स, या इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इसका अपडेटेड नेम है सराउंडिंग्स का। मतलब एक ऐसा फ्रेम जिसके विद रिस्पेक्ट बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफाइन किया जाता हो, ऐसे फ्रेम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। जैसे अगर मैं क्लासरूम में हूं तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्लासरूम है, और मेरी स्टेट ऑफ रेस्ट या मेरी स्टेट ऑफ मोशन को क्लासरूम के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू क्लासरूम बताया जाएगा। अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो जहां पर आप बैठे हुए हैं, जैसे रूम है फॉर एग्जाम्पल, तो आप जिस वक्त जहां बैठे हुए हैं तो आपका जो रूम है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो आपकी सराउंडिंग्स है। तो आप जिस जगह बैठे हुए हैं तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके विद रिस्पेक्ट आपकी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफाइन किया जाएगा या स्पेसिफाई किया जाएगा या बताया जाएगा। आप कार में बैठे हुए और कार मूव कर रही है या मूव नहीं कर रही, तो अगर आप कार में मौजूद हैं तो कार की जो सराउंडिंग्स है, अंदर जो कार का रूम होता है, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या सराउंडिंग्स। या आप एयरप्लेन में मूव कर रहे हैं तो एयरप्लेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर एक ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जर्वर हमें अर्थ के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक एस्ट्रोनॉट है जो कि मून पर मौजूद है और वो मून से हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो फिर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी अर्थ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जिस जगह पर मौजूद होता है उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उसको हम सराउंडिंग्स भी कहते हैं, उसको जाहिर सी बात उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप नहीं बता सकते, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बगैर आप नहीं बता सकते वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। सो अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स या विद रिस्पेक्ट टू इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ये स्टेट ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन है। और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स तो वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी। और सिमिलरली इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग्स के बारे में मैं आपको लिखवा चुका हूं एक दफा, और एक दफा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सराउंडिंग्स, देन इट इज said to be in a state of motion, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल से दो कॉन्सेप्ट्स आ गए। इनमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है असल में वो किस चीज का है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का या सराउंडिंग्स का। असल में इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है। दोनों डेफिनेशंस में जो कॉमन चीज आ रही है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स या विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस या विदाउट सराउंडिंग्स स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होता है टेक्स्ट बुक्स वगैरह के अंदर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर एक जरा सा फर्क होता है। वो एक जो होता है स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, एक जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शनल होता है। दोनों के यूनिट सेम होते हैं, दोनों के सिंबल सेम होते हैं, दोनों की डायमेंशन सेम होती है, दोनों की नेचर सेम है, लेकिन बस एक चीज का फर्क आ जाता है स्केलर का और वेक्टर का, यानी कि डायरेक्शनल का और नॉन डायरेक्शनल का। तो वो छोटा सा डिफरेंस है, इसको हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है किसकी, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना। डिस्टेंस के बारे में अगर हम लिखें तो डिस्टेंस होता क्या है, याद रखिएगा, बॉडी का किसी भी एक पॉइंट से मूव करके किसी दूसरे पॉइंट तक जाना, और उस जाने के दौरान बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर करके जाती है उस एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक ऑब्जेक्ट है, देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पर ए पॉइंट पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट जो, या कोई भी एक पर्सन है, ये उसका घर है। अब इस पर्सन को अपने घर से अपने स्कूल जाना है, या कॉलेज जाना है, या सेंटर जाना है, फॉर एग्जाम्पल। तो भाई फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अपने घर से निकले बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट अपने कॉलेज पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए, या सेंटर या एकेडमी पहुंच गए। आपको टर्न्स लेने होते हैं, कभी आप राइट टर्न ले रहे हैं, कभी आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, मतलब टर्न्स लेते लेते आप पहुंचते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का पाथ ये था कि ये स्ट्रेट ऐसे निकला, फिर इसने राइट टर्न लिया, फिर इसने जो है वो राइट टर्न लिया, फिर दोबारा से राइट टर्न लिया, फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, और उसके बाद जाके फॉर एग्जाम्पल ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। डेस्टिनेशन क्या, ये स्कूल भी हो सकता है इसका, ये कॉलेज भी हो सकता है, या एकेडमी, या कहीं पर भी जा रहा था वहां तक पहुंच गया, बी पॉइंट तक पहुंच गया। अब पता है, ये इसने एक्चुअल रास्ता कवर किया, एक्चुअल पाथ कवर किया, ठीक है ना। अब आपको पता है इस एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ होगी ना, उस एक्चुअल पाथ की टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। अब टोटल लेंथ कैसे निकाली जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आपने बोला यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में इसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर्स, यहां से लेकर यहां तक इसने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर्स, फिर यहां से लेकर यहां तक इसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर, यहां से लेकर यहां तक इसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, और फाइनली फिर इसने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर। तो पहले 2 मीटर ऐसे गया, फिर 3 मीटर ऐसे गया, फिर 1 मीटर ऐसे गया, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर, और फाइनली अपनी वो मंजिल तक पहुंच गया, ठीक है ना। अब इसने जो एक्चुअल रास्ता कवर किया उसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है, कैसे पता चलेगा, सबको प्लस कर दो। तो प्लस कैसे करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13। इसका मतलब ए से लेकर बी तक जाने में इसने जो एक्चुअल रास्ता कवर किया, उस एक्चुअल रास्ते या एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 13 मीटर्स। तो ये जो इसने 13 मीटर्स कवर किया, ये क्या कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस होता है। इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल पाथ covered by a body from one point to another। ठीक है, ये होता क्या है, इट इज द टोटल लेंथ, ये एक्चुअली लेंथ है बस। इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और जाहिर सी बात है, आप चेक करो जो एक्चुअल पाथ बॉडी कवर करती है ना, वो कभी भी डायरेक्शनल नहीं होती, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, उसकी बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। कभी इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, फिर राइटवर्ड थी, फिर डाउनवर्ड थी, फिर दोबारा राइटवर्ड थी, फिर डाउनवर्ड थी। तो एक डायरेक्शन में थोड़ी गया, बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो वाइल कवरिंग द डिस्टेंस, डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन एक नहीं रहती। इसका मतलब जब भी बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, इस वजह से ये स्केलर होता है, ठीक है ना। सिंस it is non-directional, hence it is scalar। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। और इसकी जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। इसके वैसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे इसका यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकता है, इसका यूनिट किलोमीटर भी हो सकता है, इसका यूनिट माइल्स भी होता है, इसका यूनिट फुट भी होता है, इसका यूनिट लाइट ईयर भी होता है। ये बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो हमेशा एक होता है, एंड दैट इज मीटर, ठीक है ना। इट्स या एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, एम, ठीक है। और अदर यूनिट्स में इसके क्या क्या आ जाते हैं, अदर यूनिट्स आर सेंटीमीटर, सीएम, फुट, एफटी, ठीक है ना,
किलोमीटर, केएम, माइल्स, लाइट ईयर एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे किसके, ये सारे के सारे डिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं, ये अदर यूनिट्स हैं। लेकिन इन सब में जो हमारे पास एक होता है वो होता है एसआई यूनिट, और वो होता है मीटर। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बॉडी का डिस्टेंस। और आपको पता है, फिर बात की जाएगी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की। बताओ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आप ये कहते हैं कि बॉडी का जो इनिशियल पॉइंट था और बॉडी का जो फाइनल पॉइंट है, आप इनिशियल से लेकर फाइनल तक एक स्ट्रेट एरो बनाए, वो जो स्ट्रेट एरो बनेगा ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि बॉडी थी कहां पर, ए पर थी, और वो गई कहां पर, बी तक। तो आप क्या करें, इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट एरो बनाओ, और ये जो एरो है ना, ये शो करेगा बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को। और डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो डी होता है, बस इसके ऊपर एरो लग जाता है। अगर डी के ऊपर एरो नहीं लगा, वो डिस्टेंस है। अगर डी के ऊपर एरो लगा दोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। पता है ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है कि बॉडी यहां से डिस्प्लेस होकर यहां तक चली गई, बस। डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक एक्चुअल पाथ से होता ही नहीं है। एक्चुअल पाथ की डायरेक्शन कुछ भी हो, एक्चुअल पाथ की शेप कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए वो मैटर नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट के लिए दो चीजें मैटर करती हैं, इनिशियल क्या था, फाइनल क्या है। इन दोनों को एक वेक्टर के जरिए जोड़ दो, इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट वेक्टर, वेक्टर होता ही स्ट्रेट है हमेशा। तो बस आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को बस एक वेक्टर, स्ट्रेट वेक्टर बना के इनको कंबाइन कर दो, तो वो जो वेक्टर होगा उसी को बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो आप चेक करो, यहां से लेकर यहां तक, एक्चुअली बॉडी यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेस हो गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बताने की बहुत सारी जो है वो तरीके होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं। आप यहां पर बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जो बॉडी के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दे, तो ऐसे वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जो बॉडी के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो और फाइनल पॉइंट तक जाके एंड हो जाए, उस वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या फिर आपको याद है, इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे कम फासला होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। तो वो जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, देखो ना, अगर आपसे कहा जाए कि बॉडी जो है वो एक्चुअली ऐसे मूव करके गई, ऐसे मूव करके गई, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे कम फासला कवर करें, सबसे छोटा फासला कवर करें, सबसे छोटा पाथ कवर करें, तो वो क्या बोलेगा, सबसे छोटा पाथ हमेशा क्या होता है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए। ठीक है। तो ये हमारे पास फर्क आ जाता है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। एक स्केलर है, दूसरा वेक्टर है, बाकी इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ स्केलर वेक्टर के अलावा इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके सिंबल्स भी सेम है। अगर डिस्टेंस का सिंबल डी है तो उसका भी डी है, बस एक पर एरो लग जाता है। इनके यूनिट्स भी सेम है, इनके अदर यूनिट्स भी सेम है। ठीक है ना। इनकी डायमेंशंस भी सेम है। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, एल, क्योंकि ये लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी क्या होगी, एल, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी लेंथ है। ठीक है ना। तो अब आप जब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर displacement displacement is a vector, it is a vector that joins the initial and final positions of a body. सिंपल, ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर दैट जॉइंस द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ अ बॉडी। या फिर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इट इज, वही जो हम याद करते हैं हमेशा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, और जो स्ट्रेट होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और जो पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना।
तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। बाकी क्योंकि ये डायरेक्शनल है तो ये वेक्टर है। सिंस इट इज डायरेक्शनल, और हमने डेफिनेशन में लिख दिया ये ऑल्सो, मतलब ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, ये वेक्टर है। सिंस इट इज डायरेक्शनल हेंस इट इज अ वेक्टर। ठीक है ना, इट इज अ वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। बाकी इनके एसआई यूनिट्स भी सेम है, इनके अदर यूनिट्स भी सेम है, बाकी इसकी डायमेंशन भी सेम है। इसका एसआई यूनिट वगैरह लिखना चाहो तो इस एसआई यूनिट इज मीटर। ठीक है, ये लिखवा देता हूं। अच्छा, डायमेंशन लिखवा देता हूं। डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की एक साथ लिख देते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट इज एल, क्योंकि ये बाय नेचर लेंथ है। वो देखो ना, बाय नेचर ये क्या है, लेंथ है। दोनों के यूनिट्स मीटर है, और मीटर किसकी यूनिट, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट होता है। तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम है, और वो क्या होती है, एल होती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट पर मौजूद है, और वो मूव करके बी पॉइंट तक गया, और उसके बाद फिर वो मूव करके सी पॉइंट तक गया। उसको सी पॉइंट तक जाना था, ये रहा सी पॉइंट। ठीक है, ए से लेकर पहले बी तक गया, और बी से लेकर वो सी तक गया। ठीक है, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन जो थी वो सी थी। ए से लेकर बी तक जाने में इसने कवर किया 3 मीटर, बी से लेकर सी तक जाने में इसने कवर किया बेसिकली 4 मीटर। तो अब मुझे बताओ कि इसने जो एक्चुअल पाथ कवर किया वो कैसे किया, पहले बी तक गया, फिर बी से लेकर सी तक गया। ये इसका एक्चुअल पाथ है जो इसने कवर किया। ठीक है ना। तो इस एक्चुअल पाथ की अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे सर दोनों को प्लस कर दें, 3 और 4 को। तो जब 3 और 4 को आप प्लस करेंगे तो एक्चुअल पाथ की आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। वो डिस्टेंस है, इसका मतलब ए से लेकर सी तक जाने में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 7 मीटर्स। 3 + 4 7 मीटर्स। मतलब इस बात को आप ऐसे लिखेंगे कि यहां पर जो डिस्टेंस आ रहा है बॉडी का वो कितना आ रहा है, डिस्टेंस 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। यह आ गया बॉडी का डिस्टेंस। ठीक है ना। अब आपसे बोला जाए कि बताओ इसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैंने आपको बताया ना, डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए बहुत आसान बात है। जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, आपने इनिशियल से लेकर फाइनल तक एक एरो बनाना है, और वो जो एरो बनेगा, वो जो वेक्टर बनेगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो बना देते हैं। ये देखो, इसी डायग्राम में वेक्टर क्या है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, बॉडी ये थी इनिशियल पर, और उसके बाद वो चली गई फाइनल तक ये। तो ये जो आपने एरो बनाया, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि डी, ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। अब डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया कि भाई डिस्टेंस कितना आ रहा है, 7 मीटर्स। आपने एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ थी 3 और 4, इनको प्लस कर लिया, और आपको 7 मीटर उसका डिस्टेंस मिल गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अब पता है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को फाइंड करने के लिए हमने वेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, वेक्टर्स की कंडीशंस पढ़ी थी। अब अगर आपने यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो बेसिकली यहां पर आप एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसको हमको बोलते हैं पैथागोरस थ्योरम। क्योंकि ये हाइपोटेनियस है जो हमें फाइंड करना है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। देखो ना, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट कौन है, हाइपोटेनियस। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इससे हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो यहां पर एच स्क्वायर कौन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी कि बी कितना है 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4 स्क्वायर। ये देखो ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो 3 3 9 प्लस 4 4 16, ये आ गया डी स्क्वायर। अब हमें डी स्क्वायर फाइंड नहीं करना, हमें सिर्फ डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए अच्छा पहले इन दोनों को प्लस कर लो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 25। स्क्वायर खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, इधर भी रेडिकल और ये आ गया इधर भी रेडिकल, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर आ गया। अब आप चेक करो, इसी डायग्राम में हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, बॉडी का डिस्टेंस कितना है
और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप चेक कर लो, डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो जो एक्चुअल पाथ बॉडी कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है डिस्टेंस से। इससे पहले वाली डायग्राम में भी हमने जो डिस्टेंस निकाला था वो ज्यादा था, डिस्प्लेसमेंट निकालते तो वो कम आता। इस वाली डायग्राम में भी जो बॉडी ने एक्चुअल पाथ कवर किया वो 7 मीटर्स, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर्स। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। क्या डिफरेंस होता है स्केल उसमें, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में? तो आपका सिर्फ एक जवाब होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है। एक जो है वो नॉन डायरेक्शनल है और एक जो है वो डायरेक्शनल है। दिखाना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे चलते हैं। The only difference between distance and displacement is one is scalar and the other is vector. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फिर इनसे कॉन्सेप्ट बनता है एक स्पीड का और फिर एक कॉन्सेप्ट बनता है हमारे पास वेलोसिटी का। जैसे हमने डिफरेंस के तौर पर पढ़ा, तो आप इसी को डिफरेंस के तौर पर पढ़ सकते हैं। एक हमारे पास होती है स्पीड, स्पीड, और एक होती है वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की नेचर सेम है, दोनों की दोनों लेंथ्स हैं, दोनों के यूनिट्स मीटर्स हैं, दोनों की डायमेंशंस एल हैं, बस फर्क इतना है कि एक स्केलर है दूसरा वेक्टर है। सेम इज द केस विद स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की नेचर्स सेम है, दोनों की दोनों स्पीड्स हैं, दोनों के यूनिट्स मीटर पर सेकंड है, दोनों की डायमेंशंस एल अपॉन टी है। द ओनली डिफरेंस इज एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है, एक नॉन डायरेक्शनल है दूसरा डायरेक्शनल है। बस एक को हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस के जरिए और दूसरे को हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के जरिए। अब देखें स्पीड क्या होती है। स्पीड, पहली बात, स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कि स्पीड क्या है। स्पीड आपको क्या बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज मूव कर रहा है। स्पीड टेल्स अस अबाउट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज मूव कर रहा है, ये कौन बताएगा, ये उस बॉडी की स्पीड बताएगी, है ना। तो सबसे पहले इस बात को यहां लिख दें, स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, आप इसको सबसे पहले ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड हमें ये बताती है कि अगर स्पीड ज्यादा है तो वो तेज मूव कर रहा है, अगर स्पीड कम है तो वो स्लो मूविंग है, अगर स्पीड है ही नहीं तो इसका मतलब वो मूविंग है ही नहीं। ठीक है ना, तो स्पीड का मतलब ये। स्पीड को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि हम बॉडी के जो डिस्टेंस होता है, जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया होता है, हम उस डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टाइम से। इसको हम कहते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम, है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉडी ए से लेकर सी तक गई, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 + 4 कितना किया, 7 मीटर्स। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इसको ए से लेकर सी तक जाने में 10 सेकंड लगे, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड लगे, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 मीटर्स, तो बताओ कितनी स्पीड से गया होगा। तो बहुत आसान है, तो जो डिस्टेंस था ना, इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो जितना उसको टाइम लगा कवर करने में, यानी कि 7 को डिवाइड कर दो 10 से, तो आपको मिल जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, ठीक है ना। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ये इसकी डेफिनेशन होती है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन है। इसको लिखना चाहें अगर फॉर्मूले की फॉर्म में,
तो स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है। हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कर लिया बॉडी ने उसको डिवाइड करना होता है यूनिट टाइम के साथ। ठीक है, तो ये हमें यहां से स्पीड मिल जाती है। सिंबॉलिकली लिखें तो स्पीड का सिंबल होता है v, डिस्टेंस का सिंबल होता है कभी कभी s होता है, कभी d होता है। यहां पर हम d लिख देते हैं, आपकी मर्जी, आप s लिख दिएगा, कोई इशू नहीं है। ज्यादातर इसको d या ज्यादातर इसको s से ही शो किया जाता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल d डिवाइडेड बाय t, ये हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है। और स्पीड के बारे में ध्यान में रखिएगा कि स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड बनती है डिस्टेंस से। तो जब बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही होती है तो क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल होती है ना, सिंस इट इज नॉन डायरेक्शनल, तो स्पीड जिससे कैलकुलेट की जा रही है क्योंकि वो खुद नॉन डायरेक्शनल है, तो स्पीड खुद भी नॉन डायरेक्शनल होती है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड के यूनिट की बात करें, एस आई यूनिट की बात करें, तो डिस्टेंस का यूनिट हमने लिखा क्या होता है, मीटर। तो यहां पर आ जाएगा मीटर, और अपॉन में जो है वो टाइम है, टाइम का यूनिट होता है एस आई, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हमारे पास स्पीड का एस आई यूनिट होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। एस आई यूनिट ऑफ स्पीड, एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड, यानी कि m डिवाइडेड बाय s, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड के हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती है। जैसे हमारे पास एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक हमारे पास होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक हमारे पास होती है एवरेज स्पीड, एक हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये टाइप्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। और देखो, जो टाइप्स अभी हम यहाँ पर स्पीड की पढ़ रहे हैं ना, वही सेम डेफिनेशंस बिल्कुल हमारे पास बनेंगी वेलोसिटी की टाइप्स की। तो यहां पर इनको अच्छे तरीके से समझ लिएगा। फिर जब यही टाइप्स वेलोसिटी में आएंगी तो रिपीट करने से अच्छा है मैं आपको बस वर्बली बता दूंगा, तो आप फिर उनको नोट कर लिएगा, क्योंकि इनमें डिफरेंस नहीं होगा, तकरीबन बातें सेम होती हैं। तो यहां पर हम इनकी जो है वो टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक हमारे पास होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, सेम स्पीड से मूव कर रहा है। आप कार में बैठे हुए हैं और अगर आपकी कार 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो वो 50 किलोमीटर पर आवर से मूव करती जाए, ना 51 हो ना 49 हो, सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो सच स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना। स्पीड का जो एस आई सिस्टम में यूनिट होता है वो तो होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके अदर यूनिट्स जो होते हैं, अदर यूनिट्स में आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड भी कह सकते हो, इसको आप फुट पर सेकंड भी कह सकते हो, इसको आप किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हो, इसको आप माइल्स पर आवर भी कह सकते हो। तो अदर यूनिट्स तो बेशुमार हैं, लेकिन जब हम एस आई की बात करते हैं तो एस आई कौन सा होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और जो किलोमीटर पर आवर होता है ना, उसको हम कहते हैं वो प्रैक्टिकल यूनिट है। स्पीड का, इस बात को मैं यहाँ पर लिखवा देता हूं, देखो, स्पीड का या वेलोसिटी का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, केपीएच इसको हम कहते हैं, और इसका सिंबल होता है के एम डिवाइडेड बाय एच, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है। या फिर इसका एक और होता है, और माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर। ठीक है, ये दोनों इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, स्पीड के भी और वेलोसिटी के भी। मतलब जब हम प्रैक्टिकली बात कर रहे होते हैं ना कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी या कार की स्पीड कितनी थी या एयरप्लेन की स्पीड थी, फिर मीटर पर सेकंड में थोड़ी बात करते हैं, फिर तो हम किलोमीटर पर आवर में बात करते हैं ना। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपकी डायरेक्ट नजर पड़ी मीटर के ऊपर, तो आपको जो गाड़ी का मीटर होता है वो जो स्पीड बता रहा होता है वो केपीएच में बताता है, इसमें बताता है किलोमीटर पर आवर में, या वो माइल्स पर आवर में बता रहा होता है, वो मीटर पर सेकंड में थोड़ी बता रहा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और
एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो भी वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड करते हैं 3600 से, तो वो कन्वर्ट हो जाती है मीटर पर सेकंड में। ये कन्वर्जन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूमेरिकल आई, न्यूमेरिकल्स में अक्सर ऐसा होता है कि हमें मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन नहीं होती, वो किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है। अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करके रुकी। तो कहने का मतलब जब आप इस किस्म की न्यूमेरिकल का डेटा बनाओगे ना, तो लाजमी किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, वरना गलत हो जाएगा, न्यूमेरिकल गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे आंसर्स या हमारे सॉल्यूशंस हमेशा एसआई सिस्टम में होते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कन्वर्ट करने का। जो भी वैल्यू गिवन हो, जैसे 72 किलोमीटर पर आवर थी ना, उस 72 को मल्टीप्लाई करना 1000 से और फिर डिवाइड कर देना 3600 से, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, तो भाई 72 को मल्टीप्लाई करना 1000 से और डिवाइड कर देना 3600 से, डिवाइड कर देना 3600 से, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 0 0 कैंसिल कर दो, 2 0 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, एक बचा हुआ है ना अभी। 36 बन जा 36, 36 2 जा, यहां पर 2 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, तो 2 10 जा 20, क्या बनी 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो प्रैक्टिकली 72 किलोमीटर पर आवर होता है वो एसआई सिस्टम में कितना होता है, 20 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया है। इसी तरीके से हमारे पास जो हम टाइप्स स्टार्ट कर रहे थे, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद द सेम स्पीड विदाउट चेंजिंग द स्पीड, जो भी कहना चाहो, सच स्पीड विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक पॉइंट है ए, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट ए से मूव करके गया पॉइंट बी तक। इसने ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 5 मीटर, और कितने टाइम में कवर किया, 1 सेकंड में। ठीक है, फिर वो बी से लेकर मूव करके गया नॉन स्टॉप, रुका नहीं, सी तक। उसने दोबारा बी से लेकर सी तक डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, और कितने टाइम में कवर किया, 1 सेकंड में। फिर वो सी से लेकर डी तक गया और उसने सी से लेकर डी तक भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया यहां से लेकर यहां तक, और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है, तो अब आप नोट करें कि यहां पर जो बॉडी है वो ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, ये जो डिस्टेंसेस कवर कर रही है वो सेम है। पहले इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया और कितनी देर में, 1 सेकंड में। फिर उसने दोबारा 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में। फिर उसने दोबारा 5 मीटर कवर किया और फिर दोबारा 1 सेकंड में कवर किया। तो याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा हो कि वो सेम डिस्टेंसेस कवर कर रहा हो सेम टाइम में, तो ऐसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए से लेकर बी तक इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में बॉडी की स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड। भाई 5 मीटर कवर हुआ 1 सेकंड में, तो 5 मीटर पर सेकंड। आपसे मैं पूछूं बताओ बी से लेकर सी तक बॉडी की स्पीड कितनी रही, तो आप बोलेंगे अगेन 5 मीटर पर सेकंड। मैं आपसे पूछूं बताओ सी से लेकर डी तक बॉडी की स्पीड कितनी रही, आप बोलेंगे सर अगेन 5 मीटर पर सेकंड। तो चेंज हो रही है, नहीं हो रही। मतलब ए से लेकर डी तक वो एक ही स्पीड के साथ मूव करके गया। और क्यों,
क्योंकि उसने सेम डिस्टेंसेस कवर किए सेम टाइम के अंदर। तो याद रखिएगा, ऐसी स्पीड जिसमें बॉडी सेम डिस्टेंसेस कवर करे सेम टाइम के अंदर, तो आप ऐसी स्पीड को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी covers same distances in equal intervals of time, then such speed is called uniform speed। ठीक है, फिर हमारे पास आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वेरिएबल स्पीड, इसको आप वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल स्पीड क्या होगी? जाहिर सी बात है, एक स्पीड नहीं है, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी किसी पॉइंट पर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। एक ही स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड कहलाएगी वेरिएबल, या उसकी स्पीड कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सही है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यही अगर मैं डायग्राम दोबारा बनाऊं, ऑब्जेक्ट ए पर मौजूद था, सबसे पहले वो मूव करके गया बी तक, और उसने बी तक जाने में जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 5 मीटर 1 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद फिर वो बी से लेकर सी तक गया, और सी पॉइंट तक जाने तक उसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, लेकिन 1 सेकंड में। सी से लेकर वो डी तक गया, और डी तक पहुंचते पहुंचते उसने डिस्टेंस कवर किया सी से लेकर डी तक, और उसने कवर किया फॉर एग्जाम्पल 6 मीटर्स, लेकिन 1 सेकंड में। अब आप मुझे बताएं, क्या ये हर 1 सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं कर रहा। पहले 1 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, फिर उसने नेक्स्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया 6 मीटर। इसका मतलब हर 1 सेकंड में ये डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहा है ना? तो फिर हम कहेंगे कि जिस स्पीड से ये मूव करके जा रहा है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए से लेकर बी तक इसकी स्पीड क्या रही होगी, तो आप बोलेंगे जितना डिस्टेंस कवर किया उसको टाइम से डिवाइड कर दें, तो 5 डिवाइडेड बाय 1, 5 मीटर पर सेकेंड। मैं आपसे पूछूं कि बताओ बी से लेकर सी तक जाते हुए इसकी स्पीड कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। मैं आपसे पूछूं बताओ सी से लेकर डी तक जाते हुए इसकी स्पीड कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे सर जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको टाइम से डिवाइड कर दें, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 1, 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप नोट करें, ए टू बी इसकी स्पीड थी 5, बी टू सी इसकी स्पीड रही 4, सी टू डी इसकी स्पीड रही 6। तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर ऑब्जेक्ट हर 1 सेकंड में यूनिट टाइम में, इसको यूनिट टाइम भी कह सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हर 1 सेकंड में इक्वल सेम डिस्टेंसेस कवर करता जा रहा है तो फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। और अगर ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में, यानी कि हर 1 सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो फिर हम उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना? सो इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल, जैसे वहां पर आया था ना इक्वल डिस्टेंसेस या सेम डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन यूनिट टाइम, टाइम सेम रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर हम क्या टाइम को भी चेंज कर सकते हैं, 1 की जगह 2 लगा देना, आपको मसला थोड़ी है। नहीं भाई, डेफिनेशन सेज दैट डिस्टेंस कवर किया जाता है पर यूनिट टाइम, टाइम हमेशा यूनिट रहेगा। अब आपकी मर्जी है, इसको भले 1 सेकंड कर दो या 1 मिनट कर दो कि 1 मिनट में 5 मीटर, या आप इसको 1 घंटा कर दो, 1 आवर। 1 आवर में तो अगर ये 1 आवर होगा ना, ये 1 आवर होगा, तो इसको भी फिर आप 1 आवर बोलेंगे, इसको भी 1 आवर बोलेंगे कि भाई 1 घंटे में से डिस्टेंस कवर किया फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर्स, नेक्स्ट 1 आवर में डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर्स। तो याद रखिएगा यूनिट टाइम रहेगा, यूनिट कोई सा भी हो, लेकिन आएगा 1, या तो 1 सेकंड में, या हर एक 1 मिनट में, या हर एक 1 आवर में। ठीक है, टाइम चेंज नहीं होता, हाँ डिस्टेंस वेरी करता है। तो आप ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर इसी में हम डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएंगे तो वो बन जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास
फिर एक स्पीड होती है, उसको कहा जाता है एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? अ, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि बॉडी ने ए से लेकर डी तक डिस्टेंस कवर किया टोटल, मतलब बॉडी का इनिशियल पॉइंट जो था वो ए है और बिल्कुल फाइनल पॉइंट जो है वो डी है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ ए से लेकर डी तक जाने में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए से लेकर यानी कि इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक बॉडी ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया होता है, टोटल डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस कवर किया होता है और जितने टाइम में किया होता है, टोटल टाइम, तो बस आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी या ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम या डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। So it is the ratio of total distance to the total time। ठीक है, रेशो मतलब डिवाइड करना है, किसको किससे डिवाइड करना है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। टोटल टाइम। ठीक है, तो अब अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड यानी कि v और v के साथ छोटा सा ए वी जी लगा दें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, डिवाइड करने को हम रेशो बोलते हैं ना, इस वजह से हमने लिखा है रेशो टोटल टाइम। इसको ऐसे भी लिखा जाता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब जितने भी डिस्टेंसेस हो, जैसे यहां पर कितने थे, तीन थे ना, इसको हम D1 कहेंगे, इसको हम D2 कहेंगे, इसको हम D3 कहेंगे, क्या पता इससे ज्यादा हो। ठीक है ना, तो फॉर्मूले को उस तरीके से लिखते हैं फिर D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसे यहां पर ये T1 है, ये वाला T2 है, ये वाला T3 है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन। फिर इस चीज को इस तरीके से लिखा जाता है। तो जब आप ये तमाम छोटे छोटे डिस्टेंसेस को प्लस करेंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस मिलेगा, और जब आप टोटल इंटरवल्स को प्लस करेंगे तो आपको टोटल इंटरवल मिल जाएगा, यानी कि टोटल टाइम मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड होती है, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और फिर एक हमारे पास होती है एवरेज स्पीड। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, उससे पूछो चाय, चाय वगैरह नहीं पिला रहे क्या? वही बन रहे, चलो ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अच्छा ये स्पीड के बारे में जो पॉइंट्स दिखे हुए हैं, जब हम वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे तो वेलोसिटी के अंदर जाहिर सी बात है तकरीबन सेम चीजें होती हैं, तो मैं आपको फिर वहां पर रिपीट करवा दूंगा कि बस जहां डिस्टेंस आ रहा है उसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो जहां पर स्पीड बन रही है वहां पर वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, याद रखिएगा हमारे पास एक तो होती है एवरेज स्पीड और एक हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे यूनिफॉर्म का कॉम्बिनेशन है नॉन यूनिफॉर्म के साथ, इसी तरीके से एवरेज स्पीड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है।
इंस्टेंटेनियस स्पीड, सिंपल सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो स्पीड जो किसी भी इंस्टेंट पर हो, तो आप उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूं। एक ऑब्जेक्ट जो है एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक गया, इसको गौर से समझ लिएगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक गया और उसको ए से लेकर बी तक जाने में उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया, डिस्टेंस कोई भी हो, लेकिन ए से लेकर बी तक जाने में उसने जो टोटल टाइम लिया वो लिया 1 घंटा, यानी कि 1 आवर। ठीक है, यानी कि उसकी जर्नी का जो टोटल टाइम था वो था 1 आवर, 1 घंटा। 1 घंटे में वो एक ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक वो पहुंच गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ए से लेकर बी तक जाते हुए उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, तो आप बोलेंगे कोई इशू नहीं है, ए से लेकर बी तक उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा उसको डिवाइड कर देंगे हम 1 आवर से। और 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, वन वन से नहीं, 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 आवर को हम एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकेंड्स बनेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब उसकी जर्नी कितने टाइम तक रही, 3600 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड्स तक। अब फॉर एग्जाम्पल वो ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक जा रहा था और ड्यूरिंग मोशन उससे किसी ने किसी भी पॉइंट पर उसकी स्पीड पूछी कि आप बताओ इस वक्त आपकी स्पीड कितनी है, इस वक्त आपकी स्पीड कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो मैं बंदा हूं, मैं कार में बैठा हूं, मैं ट्रेवल कर रहा हूं और मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूं, और ड्यूरिंग मोशन मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ही कार चला रहा हूं, मेरे बराबर वाली सीट पे बैठे हुए बंदे ने पूछा यार बताना कितनी स्पीड से हम मूव कर रहे हैं, तो मैंने देखे बताया फॉर एग्जाम्पल 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं। तो बस वो जो 90 किलोमीटर पर आवर जो मैंने इसको स्पीड बताई ना, वो उस वक्त की बताई कि अभी इस वक्त मेरी स्पीड जो है वो 90 है, मेरी मतलब हम सबकी। तो वो जो स्पीड मैंने बताई उस लम्हे वाली, उस मूवमेंट वाली, उस इंस्टेंट वाली, उस वाली स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना, मैंने बताई और बात खत्म हो गई और हम आगे कंटिन्यू हो गए जर्नी को। अब क्या वो मैंने 90 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड बताई थी, क्या वो मैंने पूरी जर्नी की बताई थी, नहीं भाई। जो पूरी जर्नी की स्पीड होती है वो ये वाली होती है, एवरेज वाली, क्योंकि पूरी जर्नी में पूरा डिस्टेंस आ जाता है और पूरा का पूरा टाइम आ जाता है। वो जो मैंने 90 बताई थी उस लम्हे की, उस इंस्टेंट की, वो बस उसी वक्त की थी, उसी लम्हे की थी, और वो लम्हा खत्म हो जाता, लम्हा तो वैसे ही खत्म हो जाता है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट ये होता है, याद रखिएगा। अच्छा वही वाली बात, एक और चीज, इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि बॉडी का डिस्टेंस कवर करना बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। एक तो होता है बॉडी का डिस्टेंस कवर करना टोटल टाइम में, टोटल टाइम बहुत ज्यादा होता है, और एक होता है बॉडी का डिस्टेंस कवर करना बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। तो बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल वो 3600 सेकंड्स की जर्नी थी, और वो जो मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई थी उसमें बताने में मुझे जरा सा भी टाइम नहीं लगा होगा और मैंने स्पीड बता दी। तो अगर मैं उस पूरी जर्नी के टाइम को कंपेयर करूं उस इंस्टेंटेनियस या उस इंस्टेंट वाले टाइम से, तो इंस्टेंट वाला टाइम पूरी जर्नी के टाइम के आगे कुछ भी नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, इतना शॉर्ट होता है कि वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, ना होने के बराबर, क्योंकि आप उस वाले टाइम को पूरी जर्नी के टाइम से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो भाई एवरेज स्पीड में होता है टोटल टाइम, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड में होता है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, या इसको हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन में वहां लिखवा देता हूं, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। चेक करते हैं अगर आ जाए तो, डिस्टेंस कवर्ड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम की लिमिट होगी
वो अप्रोच करेगी जीरो को, यानी कि टी जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को, डेल्टा हटा दो बोले, टी जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को। एक तो होता है टी इज इक्वल टू जीरो, और एक होता है टी एरो जीरो। इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब है टाइम की वैल्यू है ही जीरो, लेकिन यहां पर टाइम जीरो नहीं है। यहां पर टाइम इतना शॉर्ट है कि वो अप्रोक्सीमेटली जीरो है, मतलब जीरो के बराबर बराबर है लेकिन जीरो नहीं है। तो इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो याद रखिएगा, बॉडी का वो डिस्टेंस कवर होना जो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, उस उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, या स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिंपल। ठीक है। तो यूनिफॉर्म पढ़ते हैं तो साथ नॉन यूनिफॉर्म पढ़ते हैं लाजमी। जब हम एवरेज पढ़ते हैं तो एवरेज के साथ लाजमी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का जिक्र करते हैं। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी, स्पीड को डिस्कस किया, और मैंने आपको बताया था स्पीड के साथ जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो ले लें, नोट कर लें। वेलोसिटी, और स्पीड पढ़ लिया ना तो तकरीबन आप समझिएगा वेलोसिटी पढ़ ली। स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगेन velocity tells how fast an object is moving in a particular direction। स्पीड के बारे में होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है ना। velocity tells how fast an object is moving in a particular direction, ये चीज ऐड कर देते हैं। velocity moving in a particular direction। ठीक है, ये बन जाती है हमारे पास velocity की डेफिनेशन। ये अलग पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड को डिवाइड करोगे यूनिट टाइम से तो स्पीड मिलेगी, इससे पहले जो मिला था। और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को डिवाइड करेंगे पर यूनिट टाइम से तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। फर्क आ जाएगा, यहां से स्पीड हट जाएगी, यहां से स्पीड को हटा दें, यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी। यहां से डिस्टेंस को हटा दें, यहां पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, वी के ऊपर आप एरो लगा देंगे, डी के ऊपर आप एरो लगा देंगे, क्योंकि अब ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी है। स्पीड के सिंबल पर, यानी कि स्पीड का जो वी होता है उस पर एरो नहीं लगता, वो स्केलर होता है। इसके इसमें फॉर्मूले के अंदर एरो के साथ लिखते हैं, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है। स्पीड स्केलर थी क्या मतलब अभी भी है, अभी हमने डिस्कस किया है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर होती है। वेलोसिटी इज वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शनल होती है। ठीक है। इसी तरीके से एस आई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड लिख लो या वेलोसिटी लिख लो, बात एक ही है, सेम है। मैंने आपको बताया ना, नेचर दोनों की सेम है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों है स्पीड ही, लेकिन बस फर्क आ जाता है, एक स्केलर है और दूसरी वेक्टर है, एक नॉन डायरेक्शनल है दूसरी डायरेक्शनल है। मीटर पर सेकंड दोनों के यूनिट सेम है। यह हर चीज बिल्कुल सेम है, हर चीज बिल्कुल सेम है, भले वो स्पीड के लिए हो या भले वो वेलोसिटी के लिए हो। ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हुआ है, यहां पर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना। यहां लिखा इफ अ बॉडी कवर्स सेम डिस्टेंसेज, तो यहां पर आ जाएगा सेम डिस्प्लेसमेंट्स या इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, ये फर्क आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहां लिखा हुआ है इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज, तो यहां पर आ जाएगा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। देख रहे हैं कितना आसान है, नेचर सेम है ना, बस आप डिस्टेंस को रिप्लेस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से, तो स्पीड खुद ब खुद रिप्लेस हो रही है वेलोसिटी से। बस एवरेज स्पीड की जगह पे वेलोसिटी कर दें, एवरेज स्पीड लिखा हुआ है इसकी जगह पे वेलोसिटी कर दें। ठीक है, मेरे लिए तो आसान हो गया बहुत ना, बस मैं तो रब करता जा रहा हूं, जो जो चीजें रिप्लेस करनी है वो कर रहा हूं मैं रिप्लेस। ठीक है।
हाँ तकरीबन रिप्लेस कर दिया, कुछ बचा नहीं है। रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस था, यहां पर आ जाएगा रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ था, इसकी जगह पे आप कर देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट D1 D2 ये सेम रहेगा, भले D1 एरो लगा दे खाली इसके ऊपर, एरो एरो एरो, एवरेज वेलोसिटी बस। इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कर दें, ये आ गई वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड ऑफ अ, स्पीड हटा दें, इसकी जगह पे वेलोसिटी लगा दें। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। यहां लिखा था जो बॉडी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर करती है, अब आप लिखेंगे जो बॉडी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। देखा आपने, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड in a very short interval of time such that the time approaches to zero, time approaches to zero। तो फिर ऐसे स्पीड को आप इंस्टेंटेनियस कहते हैं, या ऐसी वेलोसिटी को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है किसका, वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, जबकि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एक्सेलरेशन का। ठीक है ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस याद होती हैं स्टूडेंट्स को, हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसा ही है ना, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक ही वेलोसिटी के साथ मूव किए जा रही है, तो उस बॉडी के पास कभी भी एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। ये हमने कल ये बातें थोड़ी बहुत डिस्कस की थी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, याद है, कुछ बातें रिपीट होंगी कल वाली। तो एज लॉन्ग एज द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी, इट कैन नॉट हैव द एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के होने के लिए, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए वेलोसिटी में चेंज आना जरूरी है। तो जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती, वेलोसिटी में चेंज जैसी आएगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको डिवाइड कर दें यूनिट टाइम के साथ, हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्सेलरेशन की। ठीक है ना, और इसको यूं भी लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए याद रखिएगा वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सवाल आ जाए ना कि अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर आपसे एक्सेलरेशन को पूछ कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, नहीं करना है कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल ये सवाल ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं, तो कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट जीरो पे टिक करना।
अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं हो सकती भाई। एक्सेलरेशन के होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना लाजमी है, ठीक है। सो इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, it cannot have acceleration. Yeah, its acceleration is zero. ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगी। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेलोसिटी में जितना भी चेंज आ रहा हो, उस चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड किया जाता है यूनिट टाइम के साथ, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले को हम लिखते कैसे हैं? अपना सिंबॉलिकली। तो सिंबॉलिकली लिखने का इसका तरीका सिंपल है। एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो होता है ए, और वेलोसिटी का सिंबल होता है वी, लेकिन वेलोसिटी से पहले चेंज लिखा हुआ है तो चेंज का सिंबल होता है डेल्टा, और अपॉन में टाइम लिखा हुआ है तो टाइम का सिंबल होता है टाइम, यानी कि टी। सो एक्सेलरेशन का सिंबल ए, चेंज का सिंबल वी, सॉरी डेल्टा, वेलोसिटी का सिंबल वी, इसके ऊपर एरो लगा दें, और डिवाइडेड बाय टी। कभी कभी हम टी के साथ भी डेल्टा लगा देते हैं, कभी कभी लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है, चलो लगा देते हैं डेल्टा टी। क्योंकि हमें एक से ज्यादा भी टाइम की वैल्यूज गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और इसका मतलब होता है वी एफ माइनस वी आई। चेंज का मतलब होता है दो वेलोसिटीज, एक होती है चेंज होने से पहले, उसको हम कहते हैं इनिशियल, और एक होती है चेंज होने के बाद, उसको हम कहते हैं फाइनल। तो जब भी हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, वो मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड के साथ, और कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, अब हो गई 50 मीटर पर सेकंड। कितना चेंज आया होगा वेलोसिटी के अंदर? तो आप 50 में से 10 को माइनस कर दें, फाइनल वाली जो है उसमें से इनिशियल वाली को माइनस कर दें, 50 माइनस 10 कर दो, 40 का चेंज आया है, यानी कि वेलोसिटी में कितना इजाफा हुआ, 40। ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो वी एफ माइनस वी आई, या कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, वी माइनस यू, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को हम v माइनस यू भी लिखते हैं। अलग अलग सिंबल्स होते हैं, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल v होता है या vf होता है, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u और vi होता है, ठीक है ना। सो vf माइनस vi, और डेल्टा t का मतलब होता है t2 माइनस t1, डेल्टा t यानी कि t2 माइनस t1। इन वैल्यूज को आप ऊपर पुट कर दें तो आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, यानी कि vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। सही है, मैं दोबारा बता रहा हूं, अक्सर यहां पर T2 माइनस T1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपॉन में सिर्फ T आ जाता है, क्योंकि ज्यादातर हमें टाइम की एक ही वैल्यू बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ना अभी, बॉडी की वेलोसिटी थी 10 इनिशियल, और फाइनल थी 50 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाता कि 10 मीटर पर सेकेंड से उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया, 50 मीटर पर सेकेंड हो गई 2 सेकंड में, 2 सेकंड्स में, बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो पहले तो आप चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, ये करके दिखा देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी 10, फाइनल वेलोसिटी है 50, उसको चेंज करने में जो टाइम लगा वो लगा 2 सेकंड्स, बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50, में से माइनस कर दो इनिशियल कितनी थी 10, और कितना टाइम लगा 2 सेकंड्स। तो भाई 50 में से 10 निकालोगे, ये बचेगा 40, 40 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना।
इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से। तो चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में मजीद पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो लिखवा देता हूं मैं आपको, और वो ये कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, पहले यूनिट लिख देते हैं इसका, एसआई यूनिट ना, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर। देखो यूनिट कैसा निकलता है फॉर्मूला से, फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूले में ऊपर आ रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और अपॉन में आ रहा है टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो क्या बन रहा है, मीटर पर सेकंड और पर सेकंड, ठीक है, इज मीटर पर सेकंड पर सेकंड। दो दफा लिखेंगे क्योंकि एक पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी के साथ है, और फिर दूसरा जो है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूले वाला टी, ठीक है ना। सो मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना, एस एस स्क्वायर आ जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, यानी कि m ओवर s स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। ए के ऊपर एरो लगा हुआ है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। वेलोसिटी के ऊपर भी एरो लगा हुआ है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर, एक्सेलरेशन इज वेक्टर, ठीक है। एक्सेलरेशन को अगर आपने किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस करना हो, तो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। लिखा हुआ क्या है, चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। और आपको पता है वेलोसिटी बनती है दो चीजों से, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। यानी कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, वेलोसिटी का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। इन दो चीजों से मिलकर बनती है वेलोसिटी, है ना। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास हमेशा दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अक्सर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्पीड, मैग्नीट्यूड को हम स्पीड भी कहते हैं। यानी कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो स्पीड होती है। क्योंकि स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड। ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि स्पीड इनटू डायरेक्शन आपको देगी वेलोसिटी की वैल्यू। स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दो, स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा दो, तो वो किसके बराबर हो जाती है, वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। हम यहां से अगर डायरेक्शन को हटा दें, डायरेक्शन को रिमूव कर दें, तो सिर्फ क्या बचेगी, स्पीड बचेगी, फिर वो वेलोसिटी नहीं रहेगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है ना, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन कब कब प्रोड्यूस हो सकती है। अगर आपने वेलोसिटी को चेंज करना है, क्योंकि क्योंकि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी को चेंज करने से। अब मैं आपको ये बता रहा हूं वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है। वेलोसिटी को चेंज करना हो तो या तो आप वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, भले डायरेक्शन चेंज ना करो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज ना करो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। या फिर मैग्नीट्यूड चेंज ना करो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दो,
वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर दोनों एक साथ चेंज कर दो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी को चेंज करने के तीन तरीके हैं। क्या? इन दोनों में से एक वक्त में एक को चेंज कर दो, या एक वक्त में दोनों को चेंज कर दो। तो इन तीन डिफरेंट वेज में आप वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, और वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं। मैं जो है वो ट्रैवल कर रहा हूं, गाड़ी में बैठा हुआ हूं, और मेरी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, और मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा हूं। ठीक है, या सिंपल एक रोड है, वो रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मैं स्ट्रेट रोड पर जा रहा हूं। अगर तो मेरी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ही रहे, और मैं स्ट्रेट ही जाता रहूं, इसका मतलब मैंने अपनी वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म। या मेरी वेलोसिटी क्या कहलाएगी? कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन मुझ में कब प्रोड्यूस होगी, कैसे प्रोड्यूस होगी? फॉर एग्जाम्पल, मुझे नजर आया कि आगे थोड़ा सा जो है वो रश है, तो मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी के ब्रेक्स अप्लाई किए, और अचानक से अपनी स्पीड को 50 से कम करके 30 पे ले आया। तो मैंने क्या चेंज किया? अच्छा, डायरेक्शन चेंज नहीं करी, मैं जहां भी स्ट्रेट रहा हूं, मैंने सिर्फ ब्रेक्स अप्लाई करके स्पीड को कम कर दिया। 50 से मैं 30 पर आ गया, तो सिर्फ क्या चेंज हुई? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड चेंज हुई। तो जैसे मैंने अपनी स्पीड को कम किया होगा, जैसे मैं अपनी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम किया होगा ना, मुझ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई होगी, क्योंकि मैंने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया। या फॉर एग्जाम्पल, 50 किलोमीटर पर आवर से था, मैं मूव कर रहा था, और मैंने देखा आगे रोड जो है वो स्मूथ है, मैंने स्पीड को बढ़ा दिया। 50 से मैं 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100 बढ़ाता जा रहा हूं। तो सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। जहां सीधा रहा हूं मैं, जहां मैं स्ट्रेट रहा हूं, डायरेक्शन को नहीं चेंज कर रहा, मैग्नीट्यूड को अप एंड डाउन कर रहा हूं। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बढ़ाने या कम करने से वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी जैसी चेंज होती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ किसको चेंज करके बताया? मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को नहीं। दोबारा मिसाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसी स्ट्रेट रोड पर जा रहा हूं, और मेरी जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, मैं बहुत स्लो मूव करता हुआ जा रहा हूं। फॉर सपोज 20 किलोमीटर पर आवर मेरी वेलोसिटी है। ठीक है ना। मैं जाता जा रहा हूं, और मैंने देखा कि आगे जो है वो एक कर्व आया है, यानी कि रोड थोड़ा सा कर्व है, यानी कि मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। पहले मैं स्ट्रेट जा रहा था, और मैंने देखा कि कर्व इजी है, और मैं इसी स्पीड को मेंटेन करते हुए इजीली मैं टर्न ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, उसी स्पीड पर मेंटेन करते हुए, मतलब स्पीड चेंज नहीं कर रहा, और मैंने अपनी गाड़ी को घुमा लिया। तो क्या चेंज हुआ? सिर्फ डायरेक्शन। क्या चेंज नहीं हुई? स्पीड चेंज नहीं हुई। तो अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हूं ना, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और मुझ में क्या प्रोड्यूस हो गई होगी? एक्सेलरेशन। ठीक है। या तो एक वक्त में दोनों चेंज कर दो साथ, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब आप मैग्नीट्यूड भी चेंज करें, और साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज कर दें वेलोसिटी की, तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो भाई ये तीन, सिर्फ ये तीन तरीके होते हैं, चौथा कोई तरीका नहीं है एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने का। देयर आर ओनली 3 डिफरेंट वेज इन विच एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड। और वो 3 डिफरेंट वेज क्या है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। बाय चेंजिंग only the magnitude of velocity, acceleration is produced. By changing only the direction of velocity, acceleration is produced. या फिर by changing both magnitude and direction of the velocity, acceleration is produced. समझ आई बात? ये तीन तरीके हैं एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। एक्सेलरेशन is produced due to the number one, change in only the magnitude of velocity. The magnitude of velocity यानी कि स्पीड। ठीक है, पहला तरीका। नंबर टू, ड्यू टू द चेंज इन ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ
वेलोसिटी। ठीक है। नंबर 3, ड्यू टू द चेंज इन बोथ, ड्यू टू द चेंज इन बोथ। बोथ के आगे आप खुद लिख लीजिएगा, बोथ के आगे क्या लिखेंगे? ड्यू टू द चेंज इन बोथ, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इन 3 डिफरेंट वेज के अलावा चौथा कोई भी तरीका नहीं है भाई एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने का। ये बात ध्यान में रखिएगा। वेलोसिटी की अगर ये 3 चीजें चेंज हो रही हैं, इनमें से एक वक्त में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो फर्स्ट या तो सेकंड या थर्ड, इन 3 पॉइंट्स में से अगर कोई भी एक पॉइंट एक वक्त में सेटिस्फाई हो रहा हो, तो समझिएगा वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो समझ जाइएगा बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है।
तो एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव भी होती है, हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होती है ना। अगर तो वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज हो रही है, देखो वेलोसिटी में दो किस्म का चेंज आएगा ना। वेलोसिटी का इंक्रीज होना तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन तब भी होगी। वेलोसिटी का डिक्रीज होना तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तब भी होगी। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम होगी तो भी एक्सेलरेशन। बस इतना फर्क है कि वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है पॉजिटिव, और वेलोसिटी के कम होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है नेगेटिव। सही है ना। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। मतलब जब आपको वेलोसिटी वेलोसिटी के इंक्रीज होने वाली न्यूमेरिकल आएगी तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना। जैसे यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, इनिशियल 10 थी और फाइनल जो है वो 50 है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है ना। और अगर डिक्रीज होगी, इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेज, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और अगर वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, वेलोसिटी कम हुई है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी। इनिशियल को अगर आप यहां पर 50 कर दें और फाइनल को अगर आप यहां पर 10 कर दें तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर -20 आएगा। ठीक है। तो जो -20 आ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन और साथ साथ रिटार्डेशन भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, है ना। इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और नंबर 2 रिटार्डेशन। अब मैंने ये अलग करके क्यों लिखा है, जरा सा फर्क होता है इनमें। अगर तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन जीरो नहीं हो रही है तो वो डिसेलरेशन कहलाएगी। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी मूव कर रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से और अपनी उसने वेलोसिटी को डिक्रीज करके 10 कर लिया, या डिक्रीज करके 20 कर लिया, या डिक्रीज करके 5 किलोमीटर पर आवर कर लिया, मतलब वो अभी भी मूव कर रही है, बस वेलोसिटी कम हुई है लेकिन जीरो नहीं हुई है, तो ऐसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहेंगे। और अगर मूव कर रही थी और अगर मूव करते हुए उसने वेलोसिटी को डिक्रीज करते 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 जीरो कर दिया, मतलब इनिशियल जो है फॉर एग्जांपल अगर 10 है और अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगी वो रिटार्डेशन होगी। तो डिसेलरेशन का मतलब रिड्यूसेस नॉट टू जीरो, नॉट टू जीरो। रिटार्डेशन का मतलब रिड्यूसेस टू जीरो। ये जरा सा फर्क होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। होती दोनों नेगेटिव एक्सेलरेशंस हैं, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम होते हैं, एक होती है डिसेलरेशन और एक होती है रिटार्डेशन। दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। डिसेलरेशन में भी वेलोसिटी कम होती है, रिड्यूस होती है, लेकिन बस जीरो नहीं होती। रिटार्डेशन में भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है, लेकिन रिड्यूसेस अप टू जीरो। तो अगर मूविंग बॉडी कुछ देर के बाद रुक जाए तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी और उसको हम कहेंगे रिटार्डेशन। और अगर मूविंग बॉडी वेलोसिटी को डिक्रीज कर ले, रिड्यूस कर ले, लेकिन स्टिल वो मूविंग है, वो जीरो नहीं हुई है,
तो उसको हम डीसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, ये जरा सा फर्क होता है हमारे पास डीसेलरेशन में और रिटार्डेशन में। वो होती ना। तो हम लोगों ने जो है वो आज के लेक्चर में रेस्ट एंड मोशन से स्टार्ट किया था, रेस्ट एंड मोशन। देन हमने डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने स्पीड को, वेलोसिटी को डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। तो आज हमने टॉपिक्स कवर किए अच्छे खासे। रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अगर इनको हम अलग अलग काउंट करें तो हमारे बेसिकली एक तरीके से 7 टॉपिक्स आज कवर हुए हैं अलग अलग, अगर इनको हम काउंट करें तो। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स हमारे। ठीक है, चलें खत्म करते हैं लेक्चर को। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।